ईसा के जन्म से कई शताब्दी पहले ही से चीन देश में भारत के धर्म, नीति, सभ्यता आदि की ख्याति फैल गई थी। ये ख्याति पारसी व यूनानी किसके द्वारा पहुंची, इसका ठीक से अभी पता नहीं चला है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सु मा चेइन नामक लेखक ने सबसे पहले ईसा के जन्म से एक शताब्दी पूर्व अपने इतिहास में भारतवर्ष के वृत्तांतों का उल्लेख किया है। उस समय चीन देश में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार नहीं था। इसमें संदेह नहीं है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारकों, शिक्षकों को मध्य एशिया में धर्म प्रचार के लिए भेजा था और वे लोग प्रचार करने में बहुत कुछ सफल मनोरथ भी हुए थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में लोक कल्याण की भावना के वशीभूत होकर अपने देश के समीपवर्ती देशों में 9 धर्म प्रचारक दल भेजे थे। इन दल के प्रमुख भिक्षुओं के नाम तथा जहाँ वे गए थे उन देशों के नाम त्रिपिटक के प्रसिद्ध ग्रंथ शासन वंश और लंका मूल के बौद्ध ग्रंथ दीप वंश में दर्शाए गए हैं। बौद्ध धर्म की उदार नीति की चर्चा चीन में दिनों दिन फैलती गई और ईसा के जन्म से 67 वर्ष के पश्चात चीन के सम्राट मिंगटो ने भारतवर्ष से बौद्ध आचार्यों को बुलाने के लिए अपने दूत भेजे। दूत कश्यप मातंग और धर्मरक्षक नामक 2 आचार्यों को उद्यान गंधार यानी अफगानिस्तान का चमन नामक नगर से अपने साथ चीन ले आया। इन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार से भारतवर्ष के साथ चीन देश का गुरु शिष्य का संबंध सुदृढ़ होकर और भी मजबूत होता चला गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ चीन में इस धर्म के अनेक अनुयायियों ने प्रवज्ञा ग्रहण की और इस प्रकार चीन देश में भिक्षु संघ की स्थापना हो गई। तब से अनेक भिक्षु भारतवर्ष की ओर धर्म यात्रा के लिए लगातार आते रहे, पर पंजाब से आगे कोई नहीं बढ़ा और न ही किसी ने अपनी धर्म यात्रा का विवरण ही लिखकर छोड़ा है, जिससे कि उनकी यात्रा का कुछ पता चल सके। ऐसे यात्रियों में जिन्होंने भारतवर्ष के भिन्न भिन्न नगरों और देशों में यात्राएं की, अपनी यात्रा का विवरण लिखकर छोड़ गए। फाहियान सबसे पहले चीनी यात्री है। फाहियान का जन्म कब हुआ और कितनी आयु में उसने यात्रा आरंभ की, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता है। कोई तो उसे पूर्वीय सीन वंशी, कोई उसे लुई वंश के सुंग घराने का बताता है, पर यह निश्चित है कि उसका जन्म उयंग में हुआ था। उयंग पिग्यांग प्रदेश में है और अब तक शानसी के अंतर्गत आता है। उसका पहले नाम कुंग था। उसके जन्म के पूर्व उसके माता पिता की संतान जीवित नहीं रहती थी। 3 लड़के 8-10 वर्ष की अवस्था में दूध के दांत टूटने के पहले ही मर चुके थे। उसके पिता ने कुंग के जन्मते ही भिक्षु संघ को जीने के लिए दान कर दिया था। भिक्षु संघ उसे सामनेर बनाकर प्रेमवश घर में ही रखता था। एक बार कुंग कठिन रूप से रोगग्रस्त हो गया। पिता ने घबराकर उसे एक विहार में दान कर दिया। वहां कुंग अच्छा हो गया और जब पिता उसे घर लाने के लिए गए तो कुंग ने घर जाने से मना कर दिया और इस प्रकार कुंग विहार में ही रहने लगा। कुंग की आयु 10 वर्ष की थी जब उसके पिता का देहांत हो गया। अब उसकी विधवा माता ही शेष रह गई। कुंग का चाचा दौड़कर उसके पास विहार में गया और उसने बहुत चाहा कि वह विहार से घर आकर रहे और अपनी दुखियारी माता का सहारा बने, पर कुंग घर नहीं आया। कुंग ने स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने पिता की इच्छा से घर त्याग कर यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं स्वयं ही गृहस्थों की संगत से अलग रहना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे भिक्षु रूप अच्छा लगता है। बेचारे चाचा को विवश होकर उसकी बात माननी पड़ी और विशेष आग्रह न कर वह अपने घर वापस लौट आया। थोड़े दिनों बाद उसकी माता का भी देहांत हो गया। यह समाचार सुनकर कुंग अपने घर आया और माता का अंतिम संस्कार कर फिर अपने विहार को लौट गया। सामनेर अवस्था को समाप्त कर कुंग ने प्रवज्ञा कर भिक्षु बनने का संस्कार ग्रहण किया। उस समय उसका नाम फाहियान पड़ा। चीनी भाषा में फा का अर्थ धम्म या विधि और हियान का अर्थ आचार्य या फिर रक्षक होता है। अतः फाहियान का अर्थ हमारी भाषा में धम्म गुरु होता है। धर्म और दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर जब फाहियान त्रिपिटक ग्रंथों का अध्ययन करने लगा तो उसे जान पड़ा कि जो अंश इस देश में है वह अधूरा और क्रम की दृष्टि से भी उल्टा पुल्टा है। उसे विनय पिटक की, जिसका विशेष संबंध भिक्षु संघ से है, यह स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि जिस प्रकार भी हो सके विनय पिटक की पूरी प्रति भारतवर्ष से लाकर मैं उसका प्रचार इस देश के भिक्षु संघ में करूंगा।
वह इसी चिंता में था कि हेकिंग, तावचिंग, हेयिंग और हेवी नामक 4 और भिक्षुओं से उसकी भेंट हो गई। उस समय फाहियान चांगांग के बुद्ध विहार में रहता था। 5 भिक्षुओं ने मिलकर यह निश्चय किया कि हम लोग साथ साथ भारतवर्ष की ओर तीर्थ यात्रा को चलें और बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए वहां के भिक्षुओं से त्रिपिटक के ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करें। इस संस्करण के साथ 400 ईस्वी में सबके सब भिक्षु साथी चांगगान से भारतवर्ष की यात्रा के लिए चल पड़े। चांगगान से चलकर लंग से होकर वे किनकी के जनपद में पहुंचे और वर्षा के लिए ठहरे। वर्षा बिताकर वे नवतन के जनपद में आए और यांगलो पर्वत पार कर चांगई के नाके पर पहुंचे। चांगई में अशांति फैली हुई थी, मार्ग से होकर जाना संभव नहीं था। चांगई के अधिपति ने बड़ी आवभगत की और रोक कर रखा और दानपति बना। यहाँ चेयन, हेकिन, सांगसाओ और सांग किंग से भेंट हुई। ये लोग भी वहीं जा रहे थे। उनके साथ वहां वर्षा बिताकर उनके साथ साथ तानहुआंग गए। इसकी प्राचीर यानी कि नगर दीवार पूर्व पश्चिम 80 ली और उत्तर दक्षिण में 40 ली लंबा चौड़ा है। ली यानी कि यह दूरी नापने की एक चीनी माप यानी पैमाना है जिसका निर्दिष्ट विवरण मूल पुस्तक में नहीं है। अनुमान है कि 5 ली 1 मील के बराबर होते हैं। यहाँ 1 मास रहे। फाहियान आदि 4 जन और 1 अगुआ दूत ये सब आगे चल पड़े। संभव है कि तुनहुआंग के शासक ने मरुभूमि में राह बताने के लिए फाहियान के साथ किसी व्यक्ति को कर दिया हो, उसी को उसने दूत लिखा है। पावयून आदि का साथ वहीं छूट गया। तुनहुआंग के शासक लेहाओ ने मरुभूमि पार करने के लिए सामग्री दी। सुना कि वहाँ मरुभूमि में राक्षस फिरा करते हैं, गर्म हवा चलती है, वहां जाकर उनसे कोई बचकर नहीं आता। ना ऊपर कोई चिड़िया उड़ती है, ना नीचे कोई जंतु दिखाई पड़ता है। आंख उठाकर कहीं भी देखो, चारों ओर जाने का मार्ग नहीं सूझता। बहुत ध्यान देने पर भी कोई मार्ग नहीं मिलता। हाँ, मुर्दों की सूखी हड्डियों के चिन्ह भले ही मिलते हैं। तो ये था फाहियान की शुरुआती यात्रा का विवरण। फाहियान की यात्रा के विवरण से कुछ और बातें लेकर फिर से जल्दी हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।